So Jai Hind everyone, my name is Max and now we are going with the second video. And in this video we are going to cover this topic pronoun. So last time हमने noun खत्म करा था and this time we are going to thoroughly study this topic. And by the end of this video we are going to do some more questions. So stay with me for the last. So pronoun again we have studied this topic. बचपन में कभी पढ़ा होगा. So it is a word which is used in the place of noun. Basically noun का replacement है pronoun. ठीक है, हम नाउन को रिप्लेस करके हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं प्रोनाउन को. बट सवाल यही है, हमें नाउन को रिप्लेस क्यों करना है? रिप्लेस करने का भाई सिंपल सा रीजन है, हमें नाउन की रिपीटेशन को अवॉइड करना है. हम बार बार किसी का नाम बार बार यूज करेंगे तो वो चीज थोड़ा साउंड अच्छा नहीं करता. तो उस रिपीटेशन को रोकने के लिए हम लोग प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो जैसे कुछ एग्जाम्पल है, आई कॉल यू यस्टरडे टू जॉइन अस फॉर द पार्टी. तो इसमें आई और यू, ठीक है, ये यहाँ पे प्रोनाउन है. इवन अस भी प्रोनाउन है. तो मैंने अब यहाँ पे किसी का नाम आना था, उस नाम की जगह आई यूज करा है जो कि मेरे बारे में रेफर कर रहा है. और मैंने जिसको ये बात बोली होगी, ठीक है, वो भी कोई इंसान होगा, उसका कुछ नाम होगा, बट अगेन वो एक सेकंड पर्सन था तो उसकी जगह यहाँ पे यू यूज हो गया. ठीक है, बट अभी के लिए बस अब ये चीज देख लो कि यहाँ पे वी हो गया, देम हो गया, यू, माई. अच्छा, माई प्रोनाउन नहीं होगा, कुछ लोग कंसिडर करते हैं. माई यहाँ पे एडजेक्टिव है. ठीक है, एक टॉपिक आएगा पोजेसिव एडजेक्टिव, वो जब हम एडजेक्टिव करेंगे तब मैं आपको पोजेसिव प्रोनाउन और पोजेसिव एडजेक्टिव में डिफरेंस बताऊंगा. ठीक है, अभी के लिए हम दोनों को एक साथ लेके चलेंगे. कुछ लोग इंक्लूड कर देते हैं, कुछ लोग माई को प्रोनाउन नहीं बताते हैं. ठीक है, जो कि ठीक है बट गलत होता है, वो हम इसमें बाद में बात करेंगे. अभी के लिए हम लोग बात करने वाले टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में. टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में जो सबसे पहला आएगा वो दैट इज पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल से याद रखो जो भी किसी पर्सन से रिलेटेड है बेसिकली. ठीक है, विच आर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन रेफरिंग टू पर्सन. ठीक है, ये सारे वो प्रोनाउंस हैं जो किसी पर्सन की बात करने के लिए यूज होते हैं. रिलेटेड टू वर्ड्स, द प्रोनाउन रेफर्स और इज रिलेटेड टू द वर्ड्स विच आर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन रेफरिंग टू पर्सन. जो नाउन किसी पर्सन को रेफर कर रहा है उसके लिए हम पर्सनल प्रोनाउन यूज करते हैं. अब इसको हमने कैटेगराइज करा है 3 पर्सन में, दैट इज फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. अब ये क्लासिफाई कैसे करा, ये बहुत ईजी है. फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे समझो, जैसे आप और मैं अगर बात कर रहे हैं, तो अगर मैं तुमसे बात कर रहा हूं तो मैं यानी कि आई हो गया फर्स्ट पर्सन और तुम यानी कि यू हो गया सेकंड पर्सन. आप समझ रहे हैं? ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें जो आई है दैट इज फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, देन आई सब्जेक्टिव फॉर्म है, उसका ऑब्जेक्ट है मी, देन पोजेसिव है माई और माइन, एंड देन फर्स्ट पर्सन ये सारे सिंगुलर में है, देन ये प्लूरल में है. खैर ये आगे हम डिस्कस करेंगे. देन यू, योर, योर्स, ये सेकंड पर्सन है. और अगर मान लो हम दोनों मिलकर किसी तीसरे जने के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज अगर वो एक लेट्स से मेल है, लड़का है, तो हम ही यूज करेंगे, ही और हिम. लड़की है तो शी और हर. और अगर कोई नॉन लिविंग चीज है तो इट, या न्यूट्रल जेंडर का है तो हम इट का यूज करते हैं. और अगर बहुत सारे लोग हैं थर्ड पर्सन में तो हम दे का यूज करेंगे. ठीक है, तो इनको हम पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं. इसका ही चार्ट है, आपको इसको याद करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखिए. 3 केस होते हैं, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और पोजेसिव. ये मैंने आपको नाउन वाली क्लास में ही बताया था, तो अगर आप लोग उस क्लास में थे तो आपको इन सब के बारे में पता होगा. हाउएवर यहाँ पे इनकी पूरी डेफिनेशंस लिखी हुई है तो आप लोग ये देख सकते हैं. नॉमिनेटिव केस इज यूज्ड फॉर द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस. तो नॉमिनेटिव वो केस है जो एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है ऑफ अ सेंटेंस, किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट पे यूज हो रहा है. ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्ट पे यूज होगा. अब ऑब्जेक्ट डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है. ठीक है, या फिर ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन भी हो सकता है. अभी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है इस पर हम बाद में बात करेंगे. ठीक है, बट अभी के लिए ध्यान रखना होता है कुछ. देन कम्स पोजेसिव केस. ठीक है, ये बात करेगा ओनरशिप और बिलोंगिंग की. ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जो नॉमिनेटिव केस है वो सेंटेंस के सब्जेक्ट में यूज होगा. ये वाले जो प्रोनाउन होंगे ये हम सब्जेक्ट में यूज करेंगे. ठीक है, तो जो नॉमिनेटिव केस होगा वो रहेगा हमारा सब्जेक्ट में. क्या हो रहा है? हम्म, और जो ऑब्जेक्टिव केस है, और जो ऑब्जेक्टिव केस है हमारा वो हमारा ऑब्जेक्ट में यूज होगा. ठीक है, देन पोजेसिव केस हमारा ओनरशिप वगैरह बताने के लिए यूज होगा. ठीक है, कि कोई चीज किसको बिलोंग करती है वो बताने के लिए हम पोजेसिव केस का इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, तो देख लीजिए एक बार, जो फर्स्ट पर्सन है, अगर हम फर्स्ट पर्सन सिंगुलर की बात करें तो आई यूज होगा और उसका ऑब्जेक्टिव केस मी यूज होगा. ठीक है, अगर प्लूरल फॉर्म में बात करें तो वी का प्लूरल अस ऑब्जेक्टिव केस में. देन यू,
अच्छा, ये बात ध्यान रखना, जो सब्जेक्ट यू है वो हमारा सिंगुलर में भी यूज होता है और सब्जेक्ट यू हमारा प्लूरल में भी यूज हो सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बहुत सारे लोगों से एक साथ बात कर रहा हूँ डायरेक्टली, वो सारे लोग मेरे लिए सेकंड पर्सन है और प्लूरल में है, तो मैं यू ही यूज करूंगा, लेकिन वहां पे यू का सिग्निफिकेंस एज अ प्लूरल सेकंड पर्सन होगा। ठीक है। सिंगुलर भी हो सकता है, अगर मैं किसी एक इंसान से बात कर रहा हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ और मेरे लिए जो यू है वो सेकंड पर्सन है। देन अगर हम थर्ड पर्सन बात कर रहे हैं, मान ले हम दोनों किसी तीसरे लड़के लड़की या किसी न्यूटर जेंडर, ठीक है, यानी कि कोई नॉन लिविंग चीज होगी बेसिकली, इनमें से किसी की बात कर रहे हैं, तो वो सिंगुलर ट्रीट होगा, मतलब वो सिंगुलर होगा। एंड अगर हम दे यूज कर रहे हैं तो वो प्लूरल के लिए होगा। ठीक है। देन ये इनके ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, ही का हिम, शी का हर, इट का इट ही रहेगा, और दे का हो जाएगा देम। ठीक है। अच्छा, अब तुम लोग सोच रहे होंगे पोजेसिव की छोड़ दिया। देखो भाई, इस चीज में देखो एक बार होता क्या है। अगर मैं पोजेसिव केस की बात करूं तो इसमें जो माई और माइन है, ठीक है, ये चीज देखो भाई, जो ये माई और माइन है, इसमें जो एक माई वाला साइड है ना, ये पोजेसिव एडजेक्टिव होता है। माई, योर, हिज, हर्स, इट्स, ठीक है, देयर, ये वाला जो लेफ्ट साइड में तुम्हें जितना भी दिख रहा है ना, ये वाला, ये सारे पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं। ठीक है। और जो ये वाले हैं, माइन, योर्स, हर्स, आर्स, योर्स, ये पोजेसिव प्रोनाउंस है। अब कैसे डिफरेंशिएट करेंगे हम कि पोजेसिव एडजेक्टिव क्या है और पोजेसिव प्रोनाउन क्या है, तो इसके लिए हमें पूरा एक सेपरेट टॉपिक ही लगेगा। बट अभी के लिए बस ये बात को आप याद रख के चलना कि ये वाले पोजेसिव एडजेक्टिव होते हैं और ये वाले पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं। ठीक है। बाकी हम इन पे बात करेंगे जब हम आगे एक बार पोजेसिव एडजेक्टिव को भी क्लियर कर लेंगे। अब मैं आपको दोनों का डिस्टिंक्शन दिखाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, चल एक एग्जाम्पल मैं दे ही देता हूँ अभी के लिए। ठीक है, दिस मैंने बोला दिस इज माई हाउस। ठीक है। और मैंने बोला दूसरा कि दिस हाउस इज माइन। ठीक है। ये दो सेंटेंस है। आई थिंक क्लियर तो दिख नहीं रहा, बट ठीक है, चलो अभी के लिए चला लेते हैं। तो अगर मैं बोल रहा हूँ दिस इज माई हाउस, ये चीज देखो भाई एक बार, मैंने बोला माई हाउस और यहाँ पे बोला दिस हाउस इज माइन। तो यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना, जो प्रोनाउन होगा वो हमेशा या तो सब्जेक्ट पे आएगा या ऑब्जेक्ट पे आएगा। ठीक है। और जो एडजेक्टिव होता है वो हमेशा नाउन से पहले आता है। ये बात का ध्यान रखना, मैंने तुम्हें नाउन में बताया था ये जो एडजेक्टिव होगा वो हमेशा नाउन के बाद आएगा, अगर एक फ्रेज बनाना है तो। ठीक है। तो माई हाउस, तो हाउस किसका है? मेरा। तो ये माई वर्ड यहाँ पे हाउस को डिस्क्राइब कर रहा है कि वो किस कि वो किसको बिलोंग करता है ना। तो ये यहाँ पे एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, वेर एज जो माइन वर्ड है वो एक प्रोनाउन का काम कर रहा है। यहाँ पे प्रोनाउन का याद रखना, वो हमेशा अकेला यूज होगा। ठीक है। तो सिमिलरली ऐसे भी होता है, जैसे दिस हाउस, तो यहाँ पे जो दिस है ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, लेकिन जो यहाँ पे दिस यूज हो रहा है ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, जो भी हम आगे बढ़ेंगे। हालांकि इस टॉपिक को हम थोड़ा डिटेल में और आगे पढ़ेंगे, जब एक बार थोड़ा एडजेक्टिव क्लियर हो जाएगा, तब शायद मेरे ख्याल से आपको ज्यादा अच्छे से ये बात समझ आएगी। बट अभी के लिए बस इसको याद रखना, क्योंकि मैं आपको पहले ही बोला था, नाउन के कुछ टॉपिक आगे जाके यूज होने वाले हैं, सिमिलरली प्रोनाउन के भी कुछ टॉपिक आगे जाके यूज होंगे। ठीक है, जिसकी वजह से हम दोनों टॉपिक्स को बहुत अच्छे से क्लियर कर पाएंगे और ये कंफ्यूजन क्लियर हो पाएगी आपकी, क्योंकि बहुत सी चीजें हमें स्कूल में नहीं कराई जाती, इसी वजह से ही कुछ लोग इनको एक साथ ही करा देते हैं। ठीक है, हालांकि इनमें डिफरेंस है, वो चीज हम अभी आगे देखेंगे। ठीक है। ओके। अब कुछ स्पेशल रूल्स आएंगे इसमें, उनको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला है वर्ड्स लाइक एज गुड एज वेल एज सुन एज ब्यूटीफुल एज इंटेलिजेंट एज, ये सारे जब भी आएंगे तो उसके बाद हमेशा नॉमिनेटिव केस आएगा। तो जब भी हम किसी को, बेसिकली जितने भी ये वाले हैं ना, ये सब कंपैरिजन क्रिएट करने के लिए होते हैं। ठीक है। तो जो भी ऐसे फ्रेजेस हैं जो कंपैरिजन क्रिएट करते हैं, उसके बाद हमेशा ही नॉमिनेटिव केस आता है। नॉमिनेटिव केस अभी तक समझ गए होंगे आप, है ना। जैसे अगर मैं एक सेंटेंस बोलूं, मैंने बोला कि ही इज टॉकिंग टू मी, तो ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, वो मुझसे बात कर रहा है, तो बात कौन कर रहा है? वो। ठीक है, ही हो गया सब्जेक्ट। तो जो सब्जेक्ट है वो नॉमिनेटिव केस है। मैंने ऐसे क्यों नहीं बोला हिम इज टॉकिंग टू आई, क्योंकि जो हिम वर्ड है, कहाँ गया ये रहा, वो किस में है? ऑब्जेक्टिव केस में है। तो हमें सब नॉमिनेटिव केस चाहिए था, क्योंकि सब्जेक्ट लगाना था हमें, सब्जेक्ट के लिए हमने ही लगा दिया। बट अगेन, अगर इस सेंटेंस को मैं ऐसे बना दूं कि मी है, इसको मैं सब्जेक्ट ले आऊं, मैंने बोला कि आई, लेट्स से, यहाँ पे करता हूँ इसको कि आई
आई एम टॉकिंग टू हिम। ठीक है, अब यहाँ पे नॉमिनेटिव केस में आ गया आई और ऑब्जेक्टिव केस में आ गया हिम, है ना। तो ध्यान रखना, ये मतलब है उस बात का कि हमेशा इनके बाद नॉमिनेटिव केस ही यूज होगा। ठीक है, एग्जाम्पल, व्हेन इट कम्स टू प्रोवाइडिंग न्यूज नो वन इज एज गुड एज हिम। अब जो हिम वर्ड होगा वो गलत हो जाएगा, नो वन इज एज गुड एज ही। अब मेरी बात समझ रहे हैं? इस बात का ध्यान रखना। देखो अगेन हमारा जो इंस्टिंक्ट है वो साउंड पे वर्क करेगा, हमें सुनने में हिम ही अच्छा लगेगा, बट द रियल आंसर इज ही। क्योंकि जो हिम है वो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में है, ऑब्जेक्टिव केस हमें नहीं यूज करना, हमें यूज करना है नॉमिनेटिव केस। ठीक है भाई। उसके अलावा जब भी कोई प्रोनाउन, व्हेन अ प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर अ कलेक्टिव नाउन इट मस्ट बी इन द न्यूटर जेंडर। ठीक है, बट इफ द कलेक्टिव नाउन डिनोट सेपरेशन और डिवीजन द प्रोनाउन इज यूज्ड प्लूरल। ओके, अगेन हमने जो नाउन के टाइम पे जो भी स्टूडेंट यहाँ पे कनेक्टेड था उसको ये रूल बहुत अच्छे से समझ आएगा कि जब भी कोई प्रोनाउन किसी कलेक्टिव नाउन के साथ यूज हो रही है, कलेक्टिव नाउन के साथ, मैंने तुम्हें बताया था जो भी कलेक्टिव नाउन होगा उसको हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो जब भी हम उसे सिंगुलर ट्रीट कर रहे हैं तो उसके साथ अगर कोई प्रोनाउन यूज होगा तो वो न्यूटर जेंडर का प्रोनाउन यूज होगा। समझ रहे हो? न्यूटर जेंडर में क्या आता है? इट। समझ रहे हो मेरी बात? इसके साथ आ जाएगा इट। ठीक है, तो न्यूटर जेंडर आएगा। और अगर कोई कलेक्टिव नाउन सेपरेशन में काम कर रहा है या डिवीजन में काम कर रहा है, मैंने तो बताया था, तो उसको हम प्लूरल कंसिडर करते हैं। और प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंगली हम जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो भी प्लूरल ही होगा। जैसे मैंने बोला द जूरी गेव इट्स डिसीजन अनैनिमसली। अब हुआ क्या कि जूरी ने अपना डिसीजन दिया, सबने मिलकर डिसीजन दिया है। तो यहाँ पे ये जो जूरी है वो सिंगुलर ट्रीट हुआ, सिंगुलर ट्रीट हुआ तो हमने उसके साथ न्यूटर जेंडर सिंगुलर का ही प्रोनाउन यूज करा है। लेकिन यहाँ पे जो जूरी है, जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। जूरी डिवाइडेड है यानी कि उसका हर एक मेंबर सेपरेटली काम कर रहा है, इंडिविजुअली काम कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे जूरी जो है उसके साथ वर्ब भी आया, इंडिकेटिंग कि जूरी क्या है यहाँ पे? प्लूरल। ठीक है, जूरी प्लूरल है। और जूरी अगर प्लूरल है तो हमने उसके साथ जो प्रोनाउन यूज करी वो भी क्या है? थर्ड पर्सन प्लूरल। राइट, यहां तक आई थिंक सब समझ आया होगा आप लोगों को। देन वी हैव व्हेन टू और मोर नाउन्स आर जॉइंड बाय एंड द प्रोनाउन वुड बी प्लूरल। बहुत इजी बात है, अगर दो नाउन एंड से जॉइंट है यानी कि यहाँ पे दो सब्जेक्ट्स हैं, अगर मैं बात करूं राम एंड मोहन वेंट टू देयर स्कूल, क्योंकि ये दोनों की एक साथ बात हो रही है और ये दोनों ही अलग इंसान है, तो यानी कि यहाँ पे प्लूरल है ये। तो जब भी फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मैं ही बता रहा हूँ, है ना, मैंने बोला कि राम और मोहन स्कूल गए या राम और मोहन अपने स्कूल गए, तो राम और मोहन हम दोनों के लिए थर्ड पर्सन है और दो लोग हैं तो थर्ड पर्सन प्लूरल। थर्ड पर्सन प्लूरल यानी कि दे, और वो लोग अपने स्कूल गए तो उनका पोजेसिव फॉर्म है ये, तो दे का देयर हो जाएगा। ठीक है, सुरेश एंड मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। ठीक है, सुरेश और उनके फैमिली मेंबर्स ने अपना काम खत्म कर लिया, तो ये देयर किन के लिए यूज हो रहा है? यहाँ पे इनके लिए यूज हो रहा है। ठीक है, इनकी फैमिली मेंबर्स के लिए। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अच्छा, उसके बाद while writing question tags the subject and verb must be according to the main sentence। देखो भाई, क्वेश्चन टैग्स क्या होते हैं? जब भी हम कोई स्टेटमेंट होते हैं उसको कंफर्म करने के लिए हम लास्ट में क्वेश्चन टैग लगा देते हैं। ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल देखो क्या कह रहा है, अवर मिनिस्टर इज इंटेलिजेंट इजंट ही, है ना। तो यहां से यहां तक ये एक स्टेटमेंट दी गई है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, ये स्टेटमेंट है। इजंट ही लगा के हम उसमें कंफर्मेशन का सेंस ऐड करते हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो ये बात ध्यान रखना, अगर स्टेटमेंट हमारी ये वाली अफर्मेटिव में है, अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव है, तो जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो इंटेरोगेटिव नेगेटिव में बनेगा। और अगर स्टेटमेंट हमारी नेगेटिव है तो जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो इंटेरोगेटिव में ही बनेगा बस। हाँ, इस बात का ध्यान रखना कि जो क्वेश्चन टैग में हमें हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट लगाना है वो हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली लगेगा। जैसे आवर मिनिस्टर की बात हो रही है तो वो एक सिंगुलर नाउन है, और लेट्स से अगर वो एक मेल है तो बोल रहा है आवर मिनिस्टर इज इंटेलिजेंट, तो वो एक थर्ड पर्सन है हमारी कॉन्वर्जेशन के लिए, तो हमने लगा दिया ही उसके साथ, इजंट ही। द बॉयज, बॉयज क्या है? प्लूरल। द बॉयज आर नॉट एंजॉयिंग देमसेल्फ, आर दे? राइट, दे वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, डिडंट दे? तो अगेन जो सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंगली हमें क्वेश्चन टैग भी, क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन एंड हेल्पिंग वर्ब यूज करनी पड़ती है। इनफैक्ट हमें टेंसेस का भी ध्यान रखना पड़ता है।
जैसे यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे जो टेंस यूज हुआ है वो पास्ट इंडेफिनिट है, तो जो क्वेश्चन टैग बना वो भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही बना है, लाइक उसकी हेल्पिंग वर्ब को यूज करके ही बना है ना। तो ये हम जब टेंसेस करेंगे तब थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, बट ठीक है, यहाँ तक आई थिंक यू आर गेटिंग इट। देन कम्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होती है जो सेंटेंस के सब्जेक्ट को ही रेफर करने के लिए यूज होती है, ठीक है। जनरली इसमें सेल्फ या सेल्फ से एंड होता है, ठीक है, जैसे माई सेल्फ, देम सेल्फ, योर सेल्फ, आर सेल्फ, ठीक है। ये सारे जितने भी वर्ड है ये सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अब देखो इनसे रिलेटेड कुछ चीजें याद रखना। सबसे पहला तो जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो इन सारे वर्ड्स के साथ यूज होगा, ठीक है। जैसे मान लो ये ही, एब्सेंट, अवेल, अप्लाई, एंजॉय, प्राइड, रिजाइन, अवेंज, एक्सर्ट, अडेप्ट, एडजस्ट, एक्सेट्रा, ठीक है। इन सारे वर्ड्स के साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। जैसे उसने बोला ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द क्लास, ठीक है, या फिर आई जस्ट से कि ही अवेल्ड हिमसेल्फ फॉर द मीटिंग, ठीक है। अगर मान लो मैं बोलूं कि एक सेंटेंस ले लेते हैं, ले लिया कि he availed himself for the meeting, ठीक है। तो जब भी ऐसा कोई वर्ड आएगा इसके साथ हमें वही सब्जेक्ट से रिलेटेड हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी साथ के साथ यूज करना पड़ेगा, ठीक है। वर्ड्स का ध्यान रखना, क्वेश्चंस में आएगा इनसे रिलेटेड, तो ध्यान रखना इस चीज का। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैन नॉट बी यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर द सब्जेक्ट, ओके। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है, कुछ लोग जैसे अपने इंट्रोडक्शन में भी ये चीज गलत करते हैं। जैसे तुम लोग अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हो, तुमने बोला भाई लेट्स से मेरा नाम मैक्स है, मैंने बोला माई सेल्फ मैक्स, तो ये जो वर्ड है अगर मैं इसको ऐसे बोल रहा हूँ माई सेल्फ मैक्स, ये सेंटेंस ग्रामेटिकली ही गलत है, ठीक है। क्योंकि जो माई सेल्फ है वो एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, और अगर मुझे एज अ सब्जेक्ट कुछ चाहिए तो मैं नॉमिनेटिव केस यूज करूंगा, तो मेरा सेंटेंस कुछ बनेगा आई एम मैक्स या माई नेम इज मैक्स। माई सेल्फ नहीं लगा सकता, ये ग्रामेटिकली ही गलत है, ठीक है। जैसे ये चीज देखो, अमित एंड माई सेल्फ वर प्रेजेंट ऑन द साइट, ठीक है। तो अमित एंड माई सेल्फ वर प्रेजेंट ऑन द साइट, ये सेंटेंस ही गलत हो जाएगा। अमित एंड आई, क्योंकि यहाँ पे मैं भी एक सब्जेक्ट ही हूँ, अमित एंड आई, तो हम दोनों सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे नॉमिनेटिव केस यूज होगा, ठीक है, सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज होगा, ना कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। आई या माई सेल्फ विल रिपोर्ट व्हाट्स हैपनिंग, तो ऑब्वियसली यहाँ पे माई सेल्फ का कोई सेंस ही नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं चाहूं तो इसको ऐसे बोल सकता हूँ, आई माई सेल्फ विल रिपोर्ट व्हाट्स हैपनिंग, ठीक है। अब यहाँ पे जो माई सेल्फ यूज हो रहा है वो माई सेल्फ इस सब्जेक्ट को एम्फोसिस करने के लिए यूज हो रहा है कि मैं जाऊंगा, खुद से ही जाऊंगा वहां पे, क्या हुआ वो रिपोर्ट करूंगा, है ना। तो समझ रहे हो, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एम्फेटिक प्रोनाउन भी बोलते हैं, ठीक है, जिसमें होते वर्ड्स वही है जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के वर्ड है, बट उसमें क्या होता है सब्जेक्ट को एम्फोसाइज करने के लिए यूज करा जाता है उसे, ठीक है। बस यही था इसमें। तो एन एम्फेटिक प्रोनाउन एम्फोसाइजेस द नाउन और प्रोनाउन दैट कम्स बिफोर इट, ठीक है, ये तुम्हें आ जाएगा समझ। अच्छा, उसके बाद टॉपिक है हमारा अरेंजमेंट ऑफ सब्जेक्ट, कि जब भी हम एक सेंटेंस बना रहे हैं उसमें सब्जेक्ट्स को कैसे अरेंज करें। तो उसका रूल होता है 2-3-1। अगर हमारे सब्जेक्ट सारे सिंगुलर है, याद रखोगे, अगर हमारे सब्जेक्ट सारे सिंगुलर फॉर्म में है तो हम रूल फॉलो करेंगे 2-3-1। अब ये 2-3-1 का क्या मतलब है? 2-3 मतलब है सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। हमेशा हम इस तरीके से इसको अरेंज करेंगे। जैसे मान लो अगर मैं इसको बोलूं कि आई, यू एंड ही आर गुड फ्रेंड्स, ये सेंटेंस में जो ये अरेंजमेंट हुआ है ये गलत हो जाएगा। यानी कि हमें सेंटेंस में अगर मल्टीपल सब्जेक्ट्स आ रहे हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो सब्जेक्ट्स है वो किस तरीके से अरेंज है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? सब्जेक्ट किस तरीके से अरेंज है ये भी मैटर करेगा। तो आई जो था वो था फर्स्ट पर्सन, यू था वो था सेकंड पर्सन, और ही था थर्ड पर्सन। तो 1-2-3 हम ऐसे अरेंज नहीं करेंगे, हम इसे 2-3-1 करेंगे। तो 2 हो गया यू, देन ही, देन आई, यू ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, ठीक है। सो दैट इज द राइट वे। लेकिन अगर हमारा जो सब्जेक्ट्स हैं वो सिंगुलर ना होके प्लूरल हो जाए, ठीक है, अगर सब्जेक्ट हमारे प्लूरल हो जाए, तो सिंगुलर में बेसिकली किन के लिए था? ये सिंगुलर में था हमारा ये आई, ठीक है, ही, शी, इट, यू, इनके लिए था जो कि सिंगुलर है। समझ रहे हैं आप? ठीक है। सिमिलरली अगर वो प्लूरल के लिए है, यानी कि फर्स्ट पर्सन में हो गया वी, सेकंड में हो गया यू,
ठीक है, और थर्ड में हो गया दे। ये वाले सब्जेक्ट्स के लिए हम रूल यूज करेंगे 1 2 3। तो 2 3 1 हमारा बन जाएगा 1 2 3, यानी कि पहले फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, वी यू एंड दे विल गो टू द पार्टी। ठीक है, वी यू एंड दे विल टेक डिनर एट आर देयर योर। अब डिपेंड करता है किसके घर पे हम जा रहे हैं, ये उसके हिसाब से। ठीक है, बट अरेंजमेंट देखो, सेकंड, सॉरी, फर्स्ट, सेकंड एंड देन थर्ड। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना। अच्छा, इसके बाद आता है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब है किसी की तरफ पॉइंट आउट करना। ठीक है, पॉइंट आउट करने के लिए यूज होता है जब हमें कोई चीज को पॉइंट आउट करना है। जनरली इसमें हमारे यूज होता है दिस, दैट, दीज, दोस। ये हमने देखो बचपन में पढ़ा है कि पास की कोई चीज जो सिंगुलर है उसके लिए हम दिस यूज करेंगे, दूर की कोई चीज जो सिंगुलर है उसके लिए दैट। सिमिलरली पास की प्लूरल चीज के लिए दीस, और पास की दूर की प्लूरल चीजों के लिए दोस। ठीक है, सो दैट इज द बुक आई वाज लुकिंग फॉर। तो यहाँ पे जो दैट वर्ड यूज हुआ है वो एक बुक के लिए यूज हुआ है। ठीक है, जो कि उसकी एक सर्टेन पोजीशन होगी। ठीक है, तो ये डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, पॉइंट आउट करने के लिए, इशारा करने के लिए किसी किसी चीज की तरफ हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। देन उसके बाद हमारा आता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब इंडेफिनिट का मतलब होता है जिसके बारे में हम श्योर नहीं है, जहां पे हम नॉट श्योर है ना। तो ऐसे प्रोनाउन जिनसे हमें ये नहीं पता चलता कि हम किसकी बात कर रहे हैं, वो सारे हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन है। व्हेन अ प्रोनाउन रेफर्स टू अ पर्सन और अ थिंग इन अ जनरल वे। ठीक है, बट नॉट टू एनी पर्सन और थिंग इन पर्टिकुलर। उससे पर्टिकुलर बात नहीं हो रही है, किसी की पर्टिकुलर बात नहीं हो रही है, और हमें पता भी नहीं किसकी बात हो रही है, जस्ट एक जर्नल तरीके से बात हो रही है, और किसकी एग्जैक्टली बात हो रही है हमें नहीं पता, इसलिए ये प्रोनाउन इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इसमें एग्जांपल आ गया हमारा एनीवन, नन, समवन, एवरीवन, एवरीबॉडी, वन, एक्सेट्रा। ये सारी जितनी भी हमारी प्रोनाउन है इनको हम लोग सिंगुलर ट्रीट करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पता ही नहीं इसमें किसकी बात हो रही है, तो इसको हम लाइक अनकाउंटेबल भी मान सकते हैं। एंड अगेन, जहां पे हमें नंबर श्योरिटी नहीं है उसको हम सिंगुलर ही ट्रीट करते हैं। ठीक है, अब कुछ रूल देखो भाई। सबसे पहले आता है वन। अगर कभी भी किसी सेंटेंस में वन एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है तो उसके लिए जो प्रोनाउन यूज होगी वो वन से ही रिप्रेजेंट होगी। आप समझ रहे हैं, कुछ हिज वगैरह मत लगा देना। जैसे ये देखो, कह रहा है वन मस्ट रिस्पेक्ट हिज कंट्री फॉर हिज सेक, हिज या वंस। अच्छा, तो इसमें देखो अगर सब्जेक्ट है वन मस्ट रिस्पेक्ट, अब जो ये वन है ये कौन है, क्या ये मेल है या फीमेल है, हमें नहीं पता। समझ रहे हो मेरी बात। तो वन मस्ट रिस्पेक्ट हिज कंट्री का कोई सेंस नहीं बनेगा। तो जब भी वन है तो वन से बनेगा वंस। वन मस्ट रिस्पेक्ट वंस कंट्री फॉर वंस शेक, वन सेक। ठीक है, वन मस्ट ओबे देयर एल्डर्स। अब देयर किसकी बात हो रही है, ठीक है, वन जब भी आएगा तो जो प्रोनाउन उसको रेफर करने के लिए यूज होगी वो वंस होगी यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, लेकिन ये वाला केस देखो भाई, यहाँ पे थोड़ा सा पेट्रियार्की इन लैंग्वेज दिख जाएगी। When we are not talking specifically about females, only masculine gender is used. For example, अगर एक वर्ड मैं यूज करता हूँ, let's say everyone, ठीक है, अगर मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ everyone, अब देखो everyone में भी हमें ये क्लियर नहीं है कि यहाँ पे मेल्स की बात हो रही है या फीमेल्स की बात हो रही है। ठीक है, लेकिन अगर everyone यूज हो रहा है विदाउट मेंशनिंग कि वहां पे किसकी बात हो रही है, मेल की या फीमेल की, तो बाय डिफॉल्ट हम लोग वहां पे मैस्कुलिन प्रोनाउन यूज कर देते हैं। ठीक है, अब इसका क्या रीजन है, आई हैव नो आइडिया। आई थिंक इस लैंग्वेज के कल्चरल इम्पैक्ट की वजह से ऐसा है। ठीक है, कि हम एवरीवन के साथ अगर हमें कोई कॉन्टेक्स्ट मेंशन नहीं है तो हम मैस्कुलिन प्रोनाउन ही यूज करेंगे, नॉट फीमाइन, फेमिनिन। ठीक है, और अगर कहीं पे हमें एवरीवन, अनलेस जहां पे स्पेसिफिकली मेंशन है फीमेल्स के बारे में बात हो रही है, तभी हम हर लगाएंगे। जैसे एवरीवन ऑफ द मिस इंडिया कॉन्टेस्ट। अब ऑब्वियसली अगर बात हो रही है मिस इंडिया कॉन्टेस्ट की, तो हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में एवरीवन में कौन होगा, फीमेल होगा, है ना। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें पहले से पता है कि एवरीवन किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है फीमेल की। तो अगर फीमेल की ही बात हो रही है तो हम हिज ना लगा के तब हम हर लगाएंगे। लेकिन अगर कहीं पे कॉन्टेक्स्ट ही मेंशन नहीं है तो हम वहां पे मैस्कुलिन प्रोनाउन यूज करेंगे। आई थिंक क्लियर होगा ये सब। ठीक है, देखो कुछ कुछ स्पेशल रूल्स हैं, ये बस आपको याद करने हैं, ताकि जब आपको स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन आए तो आप उसमें याद रख पाए कि कौन सा प्रोनाउन सही टाइम पे यूज होगा। जब भी आपको एवरीवन जैसा वर्ड दिखेगा या वन से रिलेटेड दिखेगा, यू विल गेट टू नो
कि कुछ गलती प्रोनाउन से रिलेटेड हो सकती है इसमें, तो उस समय थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद देखो भाई, जो वर्ड है आइदर, आइदर की जगह हम अच्छा इसको आइदर और ईदर दोनों बोल सकते हैं, तो इस बात पे कोई डिबेट मत करना, कई बाद में कमेंट्स में लिखो सर ईदर होता है, ठीक है दोनों ही होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो कह रहा है आइदर इज रिप्लेस बाय एनीवन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन टू पर्सन और थिंग। जब भी हम दो से ज्यादा लोगों की बात कर रहे हैं तो हम आइदर ना यूज करके एनीवन यूज करते हैं। आइदर हम कब यूज करेंगे, जब हम दो लोगों या दो चीजों की बात करेंगे। जैसे मैंने बोला आई कैन नॉट ट्रस्ट आइदर ऑफ देम, ठीक है, दे बोथ आर फुलिश। तो आइदर मैं तब लगाऊंगा जब मैं दो लोगों की बात कर रहा हूं, बट अगर मैं दो से ज्यादा लोगों की बात कर रहा हूं, आई कुड नॉट कॉन्टैक्ट एनी वन एनी ऑफ द थ्री, तो यहाँ पे बात हो रही है तीन लोगों की, समझ रहे हो आप, यहाँ पे तीन लोगों की और इन तीनों में से किसी को भी नहीं कर सकता, तो हमने एनीवन लगा दिया। लेकिन अगर दो ही होते, ठीक है, तो मैं लगाता आइदर, ठीक है, आई कैन नॉट कॉन्टैक्ट आइदर ऑफ देम, ठीक है। अच्छा वैसे नेगेटिव भी बनाना तो मैं नाइदर लगा दूंगा, आई कैन नॉट कॉन्टैक्ट नाइदर ऑफ देम, किसी को भी नहीं कर सकता, ठीक है। एनी वन ऑफ द थ्री कैन कम इन, मतलब उन तीनों में से कोई भी आ सकता है। अगर दो होते तो आइदर आ जाता, आइदर ऑफ देम कैन कम विद मी, है ना। तो ये बात ध्यान रखना, बस नॉर्मल रूल्स है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं बताने का। बाकी जब क्वेश्चंस करेंगे तब शायद इनसे रिलेटेड हमें एप्लीकेशन समझ आएगी, ठीक है। सेम इज द केस विद नन और नाइदर, तो नन और नाइदर का भी सेम केस है, ठीक है। नाइदर दो लोगों के लिए होता है और नन दो से ज्यादा लोगों के लिए। नन ऑफ हिज बॉडी पार्ट्स इज डिफेक्टिव, नन लगा क्योंकि अगेन बॉडी पार्ट्स, बहुत सारे पार्ट्स की बात हो रही है ना, ठीक है। दो की बात होती तो नाइदर लगा देते, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो वही बोल रहे हैं लास्ट में कि आइदर एंड नाइदर आर यूज्ड टू टॉक अबाउट टू पर्सन्स और थिंग्स। इसमें देखो कुछ ऐसी बात नहीं है, बहुत सिंपल रूल्स हैं, बस याद रखने की बात है, बस आपको ये चीज याद होनी चाहिए। एंड यस, बाकी तो कुछ नहीं है। ये बहुत सिंपल है, ईच अदर एंड वन अनदर। देखो भाई, अगर मान लो दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है, या कुछ भी चीज चल रही है जो दो लोगों के बीच में चल रही है एक्सचेंज के तौर पे, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे ईच अदर, ठीक है। मैंने बोला कि दे आर टॉकिंग टू ईच अदर, बट मान लो ऐसे बहुत सारे लोग खड़े हैं, जैसे तुम अपने स्कूल्स में या दोस्तों के बीच में झुंड में खड़े हो ना, कोई सारे आपस में बात कर रहे हैं, ये इससे बात कर रहा है, ये इससे भी कर रहा है, इससे भी कर रहा है, देन वो इससे, ये इससे, समझ रहे हो, एक वेब क्रिएट हो रखा है। तो नाउ दे आर टॉकिंग टू वन अनदर, इस सिस्टम में ये दे आर टॉकिंग टू वन अनदर, ठीक है। ये बात समझ आ रही है तुम्हें? जैसे यहाँ पे अगर बोल रहे हैं वी शुड लव वन अनदर, तो यहाँ पे बात हो रही है कि हमें एक दूसरे को प्यार करना चाहिए। मतलब यहाँ पे दो लोगों की बात नहीं हो रही, यहाँ पे सारे, लाइक अगर मैं एज अ नेशन बात करूँ तो एज अ सिटीजन हमें सब लोगों के बीच में प्यार होना चाहिए। तो दैट इज वन अनदर, जब सारे बहुत मतलब दो से ज्यादा लोग हैं, वन अनदर और दे आर टॉकिंग टू ईच अदर। अगर दो लोगों के बीच में चल रहा है तो दैट इज ईच अदर, ठीक है, ठीक है। फिर इसमें भी कुछ ऐसी बात नहीं है। देन कम्स रिलेटिव प्रोनाउन, ओके, ठीक है, यहाँ से थोड़ा टॉपिक इंटरेस्टिंग है। रिलेटिव प्रोनाउन देखो भाई, अब मैक्सिमम केसेस में ना इसमें डब्ल्यूएच फैमिली का यूज होता है, लेकिन डब्ल्यूएच फैमिली का यूज सिर्फ क्वेश्चन पूछने के लिए नहीं होता, यहाँ पे वो एज अ प्रोनाउन यूज होगा। अब अगर वो एज अ प्रोनाउन यूज हो रहा है तो यानी कि वो किसी नाउन की जगह लेगा, ठीक है, किसी नाउन को रिप्लेस ही करा होगा उसने। तो देख लो, दे आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन बिकॉज दे ऑलवेज रिलेट बैक टू समथिंग और समवन एल्स, किसी चीज को रिलेट बैक करने के लिए होते हैं, ठीक है। दे आर यूज टू जॉइन टू सेंटेंसेस अबाउट द सेम पर्सन और थिंग, और ये जनरली एज अ कनेक्टर यूज होंगे यहाँ पे, जिससे हम दो सेंटेंसेस, या बेटर वर्ड है कि दो क्लॉजेस को हम कनेक्ट करेंगे जिसमें सेम पर्सन या सेम थिंग के बारे में बात हो रही है, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं एग्जाम्पल के तौर पे, देखो इस चीज को, कि बोल रहा है हियर इज द कार विच शी बॉट फॉर हर सन, ठीक है। विच यहाँ पे किसके लिए यूज हुआ? कार के लिए। कौन सी कार के लिए? जो उसने अपने बेटे के लिए खरीदी, है ना। तो यहाँ पे विच इस कार को रेफर करने के लिए यूज हो रहा है, तो जो भी सब्जेक्ट उससे पहले यूज हुआ है उसको ही रेफर करने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन यूज होता है, उसके बीच में एक रिलेशन स्टैब्लिश करने के लिए, या उसको रेफर करने के लिए, सिंपल रिलेशन तो क्या, ठीक है। आई हैव अ फ्रेंड हुज मदर ड्राइव्स अ टैक्सी, ठीक है, उसका एक दोस्त है जिसकी मम्मी, मम्मी इसकी, मेरे दोस्त की, ठीक है, रेफर्स बैक टू फ्रेंड, ठीक है। दिस इज द मैन हु ब्रोक द विंडो, मैन जिसने क्या करा, विंडो तोड़ दी, ठीक है। तो ये हु यहाँ पे इस मैन की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देख लो डब्ल्यूएच वर्ड यूज हो रहा है, लेकिन वो क्वेश्चन पूछने का काम नहीं कर रहा, वो उसी सब्जेक्ट को जिसका पहले मेंशन हो चुका है उसी को रेफर करने के लिए यूज हुआ है,
तो इसलिए हम इनको रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं, उनको रिलेट करने के लिए यूज हुआ है ताकि उसकी आगे भी बात हो सके। ठीक है, इस तरीके से ही यूज होता है। अब ये चीज देख लो भाई, जब भी हु यूज होगा, हु और हुम, ठीक है, ये चीज एक बार देख लो, जब भी हु यूज होगा या हुम यूज होगा, दोनों ही इंसानों के लिए यूज होंगे, पीपल के लिए यूज होंगे। बस फर्क क्या होगा, हु रेफर करेगा सब्जेक्ट को और हुम रेफर करेगा ऑब्जेक्ट को। ठीक है, हु करेगा किसको, सब्जेक्ट को, और हुम करेगा ऑब्जेक्ट को। जैसे अगर मैं बोलूं, या इसको ऐसे समझ लो कि अगर मैं इनको क्वेश्चन करने के लिए करूं, तो जैसे क्वेश्चनिंग में भी होता है ना, मैंने बोला हु इज वेटिंग आउटसाइड, ठीक है, तो इसका जो भी आंसर होगा वो कुछ ऐसा होगा, डैश इज वेटिंग आउटसाइड, है ना, ऐसे ही होगा। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो एक सब्जेक्ट होगा, और वो सब्जेक्ट इस हु का आंसर होगा, है ना। बट अगर मैं बोलूं ऐसे, whom were you talking to, ठीक है, तो तुम अगर मान लो इसका आंसर हो, तुम ऐसे बोलोगे आई वॉज टॉकिंग टू डैश। तो होम जो आंसर मिलेगा होम का, वो ऑब्जेक्ट पे मिलेगा, तुम समझ रहे हो। तो हु कहीं ना कहीं रेफर करता है सब्जेक्ट को, और होम रेफर करता है ऑब्जेक्ट को, समझ रहे हो मेरी बात। उसके बाद हुज रेफर करता है पोजीशन, अच्छा पोजीशन नहीं हो गई, द वर्ड इज पोजेशन, ठीक है, हुज पोजेशन को रेफर करने के लिए होता है, जो हुज है पोजेशन को रेफर करता है, पोजीशन को नहीं करता। कि कोई चीज किसकी है, जैसे ये वाला एग्जांपल था, आई हैव अ फ्रेंड हुज मदर, जिसकी मम्मी, तो मम्मी किसकी है, ठीक है, उसके दोस्त की। तो हुज हमेशा पोजेशन को रेफर करने के लिए होता है, ये पोजीशन गलत वर्ड है, ठीक है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, पोजीशन इज रॉन्ग हियर, पोजेशन, ठीक है। उसके बाद विच जनरली एनिमल्स और ऑब्जेक्ट के लिए होता है, हाँ इंसानों के लिए भी होता है, वो कब होगा वो हम आगे देखेंगे। वेयर प्लेस के लिए, व्हेन टाइम के लिए, वाई रीजन के लिए, वट थिंग्स के लिए ही होता है। लेकिन वट और विच में फर्क है, वट और जो विच है, इन दोनों में थोड़ा फर्क है, अभी हम आगे इस पे बात करेंगे। फिर दैट, अब दैट भी देखो, पीपल थिंग एनिमल, तुम कहोगे भाई सारे ही हो गए तो। विच और हु जैसा ही है, ठीक है, एक तो हु और विच, इनका काम दैट करता है, लेकिन तुम ऐसे इंटरचेंज नहीं कर सकते। दैट के कुछ कुछ सिनेरियोज है, कुछ कुछ सर्कमस्टांसेस है जहां पे हम दैट यूज करेंगे, कुछ कुछ कंडीशन है जहां पे हम विच यूज करेंगे या हु यूज करेंगे। अब वो क्या है वो हम आगे देखने वाले हैं। तो पहला केस है यहाँ पे, ठीक है, कि रिलेटिव प्रोनाउन दैट इज प्रेफर्ड टू हु और विच इन द फॉलोइंग केस। अब कौन से रिलेटिव प्रोनाउन में हु यूज होगा और कौन से में विच यूज होगा, हम वो देख लेते हैं पहले, ठीक है। तो सबसे पहला जो केस है वो है आफ्टर एडजेक्टिव्स एंड सुपरलेटिव डिग्री। अगर आपको कोई भी एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री में दिख रही है, तो उसके बाद जो एडजेक्टिव होगा वहां पे हु या विच का यूज नहीं होगा, ठीक है। द रिलेटिव प्रोनाउन दैट इज प्रेफर्ड, ठीक है भाई, वहां पे क्या होगा, जो दैट होगा, दैट वो ज्यादा यूज होगा वहां पे, ठीक है, हु और विच नहीं होगा। ये हमें तब यूज नहीं करने, कब, जब हमारे पास क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री पता है आप लोगों को, जैसे गुड बेटर बेस्ट, तो जो ये सुप्रीम डिग्री है दैट इज सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। इट इज द बेस्ट मूवी दैट आई हैव एवर सीन। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, मूवी जो है वो कैसी है, बेस्ट, ये बेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसके बाद हम विच का यूज ना करके दैट का यूज करेंगे, याद रखोगे ये बात। अगेन इट इज द बेस्ट फूड दैट आई हैव हैड फॉर इयर्स, अगेन बेस्ट आ गया तो दैट। सेकेंड केस, आफ्टर द फॉलोइंग वर्ड, अगर आपको इनमें से कोई भी वर्ड दिखता है, ऑल, सेम, एनी, ओनली, नथिंग, द ओनली, अगर इनमें से कोई भी आपको वर्ड दिखता है, तो वहां पे आप दा लगाएंगे, डैट लगाएंगे, विच हु वगैरह कुछ नहीं लगाएंगे। इट इज द सेम बुक, द सेम आ गया तो विच नहीं लगाएंगे, डैट लगाएंगे, ठीक है। ऑल डेट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ठीक है, ऑल आ गया तो यहाँ पे डैट आ जाएगा। प्रोवर्ब है ये, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। इट इज नॉट फॉर नथिंग दैट ही स्टडीड साइकोलॉजी, नॉट फॉर नथिंग, है ना, नथिंग आ गया, ठीक है, तो वहां पे हम दैट लगा देंगे। ये दो केस है जहां पे हु और विच की जगह दैट आएगा। मैंने तुम्हें बताया था यहाँ पे कि दैट भी तो रेफर कर रहा है पीपल थिंग और एनिमल को, हु भी वही कर रहा है सब्जेक्ट के लिए और विच भी यही कर रहा है। तो जब विच और हु है तो दैट क्यों लगाना है, तो वो इन केसेस में लगाना है। दो केसेस ये हो गए, ठीक है, दो आ रहे हैं हमारे पास। तीसरा है आफ्टर द इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हु एंड व्हाट,
जब भी हु और व्हाट आ जाए इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में, तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होती है? ऐसी प्रोनाउन जो क्वेश्चन पूछने का काम करती है, उसमें हु और व्हाट यूज होंगे अगर, तो हम दैट का यूज करेंगे। हु इज द गर्ल दैट कम्स इन योर ड्रीम, तो जैसे हु यहाँ पे आ गया, ठीक है, हु इज द गर्ल, क्वेश्चन पूछा उसने, तो हम यहाँ पे जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे वो दैट यूज करेंगे, ना कि विच। ठीक है, विच गलत होगा, दैट सही होगा। ठीक है, याद रखने वाली चीजें हैं गाइस, याद रखोगे वो ही हो पाएगा, अदरवाइज कुछ नहीं है इसका। ठीक है, आपको सुनने में विच भी लग जाएगा सही एक पल को, या हु भी लग जाएगा। ठीक है, हु इज द गर्ल हु कम्स इन योर ड्रीम, ठीक है, एक पल को सुनने में सही लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट लॉजिक से याद रखना, क्या रीजन थे वो याद रखना। व्हाट इज इट दैट यू वांट, ठीक है, तो अगेन क्वेश्चन था, उसमें वर्ड का यूज हुआ, तो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन दैट आ गया। ठीक है, केस 4 देख लो गाइस। केस 4 में बोल रहा है आफ्टर टू एंटीसीडेंट्स। अब एंटीसीडेंट्स क्या होता है भाई, ये चीज देखो एक बार। ये क्या होता है? जनरली एंटीसीडेंट इज अ वर्ड, फ्रेज और क्लॉज दैट अ प्रोनाउन और अदर वर्ड रेफर्स बैक टू। इट इज टिपिकली अ नाउन और नाउन फ्रेज दैट गिव्स मीनिंग टू द सब्सिक्वेंट प्रोनाउन। देखो गाइस, इतनी कहानी आपको लंबी अगर लग रही है तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। ठीक है, ये एक नाउन है। ठीक है, ऐसा होगा कि नाउन, सबसे पहले सेंटेंस के अंदर एक नाउन यूज हो रहा होगा, नाउन के बाद कुछ हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही होगी, ठीक है, उसके बाद कुछ मेन वर्ब यूज हो रही होगी, एंड देन कुछ ऑब्जेक्ट यूज हो रहा होगा, जिसके अंदर शायद कोई प्रोनाउन यूज हो रहा होगा। ठीक है, तो वो प्रोनाउन किसी नाउन को रेफर कर रहा होगा, तो ये जो नाउन होगा उस समय, इसको हम एंटीसीडेंट बोलते हैं। ठीक है, अगर ये भी कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, जैसे यही देख लेते हैं, यहाँ पे दिया है, इसने बोला द मैन एंड हिज डॉग दैट हैड एंटर्ड द स्कूल वर टर्न्ड आउट। समझ रहे हो? तो यहाँ पे ये चीज जो है, ये एक एंटीसीडेंट है। ठीक है, अब जब भी ऐसे दो एंटीसीडेंट यूज हुए हैं, तो उसके बाद हमेशा, और अगर एक जो पहला एंटीसीडेंट है वो अगर एक ह्यूमन है या बेसिकली एक पर्सन है, और दूसरा वाला एक एनिमल है, ठीक है, तो उसके बाद भी हमेशा दैट यूज होगा। ठीक है, एंटीसीडेंट समझ आया तुम लोगों को क्या है? अ, ठीक है, बेसिकली जो नाउन यूज हो रहा है, जो नाउन यूज हो रहा है जिससे आगे प्रोनाउन रेफर करेगा, जैसे मान लो अभी इसके आगे कहीं पे दे या देयर यूज हो रहा होता है, तो वो इन्हीं के लिए यूज हो रहा होता है। ठीक है, तो ये उसका एंटीसीडेंट होता है। ठीक है, तो इनके साथ भी दैट का यूज होगा अगर एक एंटीसीडेंट पर्सन हो और दूसरा वाला कोई एनिमल हो, तब। अच्छा, हुज इज यूज टू रेफर टू पर्सन ओनली। हुज हमेशा किसी पर्सन के लिए ही होगा यूज। ठीक है, जैसे वो हुज मदर वाला था, ठीक है, तभी होगा। और अगर किसी लाइफलेस ऑब्जेक्ट की बात करें, नॉन लिविंग चीज की बात करें, तो ऑफ विच यूज होगा। ठीक है, अब देखो, जैसे इसने बोला आई हैव अ फ्रेंड हुज फादर इज अ डॉक्टर, जिसके पापा एक डॉक्टर है। ठीक है, किसके पापा? उसके दोस्त के पापा। तो ऑब्वियसली जब एक लिविंग चीज की बात हो रही है, तो हम हुज का यूज करेंगे। और अगर किसी नॉन लिविंग चीज की बात कर रहे हैं, आई सॉ वॉच द डायल ऑफ विच वॉज मेड ऑफ गोल्ड। इसको मैं ऐसे नहीं बोला आई सॉ वॉच हुज डायल वॉज मेड ऑफ गोल्ड, तो वो गलत हो जाएगा। आई सॉ वॉच द डायल ऑफ विच, ये बात ध्यान रखना। अगर मुझे पोजेशन दिखानी है किसी नॉन लिविंग चीज की, तो मैं ऑफ विच का इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, देन उसके बाद लास्ट है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन है जिनसे हम क्वेश्चन करते हैं। इसमें जनरली हु, व्हाट, विच, ये सारी प्रोनाउंस हमारी यूज होती है, तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं। बाकी इसके अलावा एक इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव भी होती है, वो हम जब देखो दोनों को जब एडजेक्टिव पढ़ रहे होंगे, तब इन दोनों को हम एक साथ कंपेयर करेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा। हालांकि इसमें भी यही है, क्वेश्चन ही होगा, उसमें भी क्वेश्चन ही होगा, जस्ट दोनों का फॉर्मेशन अलग होगा। वो मैं आपको देखो जब दोनों करा दूंगा, तब मैं आपको कंपेयर करके बताऊंगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद वर्ड की बात हुई है। वर्ड जो है वो एक ब्रॉड सेंस में यूज होता है, और विच इज यूज्ड इन द स्पेसिफिक सेंस। ठीक है, जैसे बोल रहे हैं व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज, तो आजकल क्या कर रहे हो आप, वो कुछ भी हो सकता है, एक ब्रॉड सेंस में आंसर आ सकता है। ठीक है, किसी स्पेसिफिक चीज से आंसर नहीं है। लेकिन ये चीज देखो, विच इंस्टीट्यूट हैव यू ज्वाइन फॉर दैट, तुमने उस चीज के लिए कौन सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करा, तो इसका आंसर एक बहुत स्पेसिफिक होगा। आप समझ रहे हो? इसका जो आंसर होगा वो कैसा नेचर का है, वो स्पेसिफिक नेचर का है, एक पर्टिकुलर आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, इसका एक पर्टिकुलर आंसर आएगा, और इसका एक बहुत ही ब्रॉड सेंस में आंसर आएगा, कुछ भी आ सकता है, लाइक हमें पता नहीं होगा। ठीक है, तो व्हाट जनरली एक बड़े सेंस के लिए होता है, और विच थोड़ा सा स्पेसिफिक सेंस के लिए होता है। ये ब्रॉड सेंस के लिए, ये स्पेसिफिक सेंस के लिए।
ठीक है। अगला है विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ हु एंड व्हाट व्हेन वी आर ओके। इसमें क्या होता है, अगर हमारे पास चॉइस गिवन है, ठीक है, उन चॉइस में से कुछ एक पिक करना है तो हम विच का यूज करते हैं, ना कि हु या व्हाट का। ये बात का ध्यान रखो भाई। जैसे मान लो कि एक छोटा बच्चा है, वो भीड़ में खो गया। ठीक है, अब वहां पे बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी औरतें खड़ी हैं। यहाँ पे वो बच्चा खो गया, उसको किसने ढूंढ लिया। अब वो इसको बोलता है कि भाई इनमें से तुम्हारी मम्मी कौन सी है। तो वो कैसे बोलेगा, हु इज योर मदर अमंग देम, या हु इज योर हु इज योर मदर इन द क्राउड। तो इस केस में जो हु वाला सेंटेंस है, अगर हम यहाँ पे हु यूज कर देंगे तो वो सुनने में एक पल को सही भी लग जाएगा, लेकिन वो होगा गलत, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। समझ लो, इनमें से जब एक करना है तो विच इज योर मदर इन द क्राउड। ठीक है, तो इन दैट केस हमें ये आंसर देना पड़ेगा। मतलब जो राइट फ्रेजिंग होगी उसमें विच का यूज होगा, ना कि हु का यूज होगा। सो विच इज द राइट थिंग। और ऑफ द टू ब्रदर हु इज मोर इंटेलिजेंट। अब जो हु है यहाँ पे वो गलत हो जाएगा। ठीक है, हालांकि तुम्हें सुनने में सही लगेगा वो, ऑफ द टू ब्रदर हु इज मोर इंटेलिजेंट। भाई क्या गलत लग रहा है, सुनने में तो बहुत एकदम कंफर्टेबल सा लग रहा है। बट अगेन व्हेन यू हैव टू चॉइसेस, ठीक है, दो चॉइस है और उनमें से कोई एक पिक करना है, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, वट एवर, उसमें लगेगा विच ही। ठीक है, चॉइस में हमेशा विच, दिमाग में डाल लो ये बात। ठीक है, जितने भी ये बुलेट मार्क वाले आए हैं ना रूल, भाई इनको यहाँ से जो ये शुरू हुआ ना, ये सारे रट लेना भाई ने, तो कुछ बढ़िया ही आया है। भाई यहाँ से जितने भी आए ना, ये जितने भी बुलेट मार्क वाले रूल्स आ रहे हैं, ये रट लेना। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आगे के टॉपिक समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको थोड़ा सा ध्यान में रखना। प्रोनाउन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ तक हम कर चुके हैं। ओके, तो अब बस क्वेश्चन बचे हमारे पास करने के लिए, तो क्वेश्चन करते हैं एंड देन विल वाइंड अप द वीडियो। चलो, आई थिंक टॉपिक में अभी तक कोई इतना ज्यादा डाउट नहीं हुआ होगा। बस अगर आप लोग उनको थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, तो आई थिंक आउट ऑफ 10 में से अगर आप लोग 8 क्वेश्चन भी कर पाते तो आई थिंक इट इज अ गुड एफिशिएंसी फॉर द टाइम। बट प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द बेस्ट। साथ के साथ आप लोग जो भी आपके पास मटेरियल है वहां से स्टडी कीजिए। ठीक है, बाकी अगर आप लोग मटेरियल के लिए देख रहे हैं तो आप लोग टेलीग्राम का पेज हमारा फॉलो कर सकते हैं। एंड इस चैनल से जुड़े रहिए, यहाँ पे हम अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस और करेंगे। ठीक है, हमारे साथ इंटरेक्ट कीजिए। इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं आप हमें। एंड बस यही है अभी के लिए। बाकी अभी चलो क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आप लोग क्वेश्चंस के आंसर कमेंट में डाल सकते हो। ट्राई करो जो भी कमेंट में आप आंसर डाल रहे हो उसका एक रीजन भी दो, एंड देन हम, बाकी मैं तो समझा ही रहा हूँ आपको। ठीक है, आप लोग चाहो तो पॉज करके पहले सारे आंसर डाल सकते हो, एंड देन यू कैन लुक फॉर द एक्सप्लेनेशन। आई थिंक ज्यादा बढ़िया वो रहेगा। बाकी देखो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, द रूलिंग पार्टी स्टूड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बिल एंड वाज रेडी टू स्टेक देयर पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस। ओके, तो देखो यहाँ पे भाई, यहाँ पे अभी देखो क्या है ना, क्वेश्चन में हमें पता है कि प्रोनाउन की गलती होनी है, क्योंकि प्रोनाउन पढ़ा है, तो हमारा माइंडसेट पहले रेडी है कि हम प्रोनाउन की ही गलती निकालने बैठे हैं। ठीक है, बट अगेन ट्राई करो कि लॉजिक्स पे ज्यादा ध्यान दो कि क्यों हमने वो गलती को पॉइंट आउट करा है, क्योंकि जब क्वेश्चन आएंगे वो इंटीग्रेटेड आएंगे, मिक्सड होके आएंगे, एंड अगेन आप फिर फंस सकते हैं उसमें। तो पहले बोल रहे थे रूलिंग पार्टी स्टूड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बिल। अब देखो, जो सब्जेक्ट है हमारा वो है रूलिंग पार्टी। अब जो पार्टी है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, वो एक न्यूट्रल जेंडर है, न्यूट्रल जेंडर है। आप समझ रहे हो? ठीक है, और दूसरा जो पार्टी है वो सिंगुलर भी है। तो यहाँ पे देयर नहीं होगा, देयर की जगह यहाँ पे इट्स आएगा। न्यूट्रल जेंडर है तो हम इट का सिलेक्शन करेंगे। अच्छा, इट्स होगा IT एपोस्ट्रॉफी एस मत लगा देना, मतलब वैसे लगाने को तो आएगा नहीं, बट ये चीज अलग है और ये चीज अलग है। ये एक पोजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है, और ये एक कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है जिसके 3 मतलब हो सकते हैं, इट इज, इट वॉज, इट हैज। ठीक है, तो बट इसका जो मतलब है वो एक पोजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, अच्छा ये वाला देखो भाई, वेर एवर दे गो द इंडियंस इजिली अडेप्ट टू लोकल सर्कमस्टांसेस। वेर एवर दे गो, तो दे यहाँ पे कौन है, इंडियंस की बात हो रही है। अच्छा, इसमें गलती क्या है, इसमें अडेप्ट जो वर्ड है मैंने तुम्हें बताया था स्टार्टिंग में, अगर आया हो तो, कि जो ये वर्ड्स हैं ये सारे, हाँ ये रहा, इसमें एक वर्ड है अडेप्ट। अडेप्ट के साथ हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो यहाँ पे क्या यूज होगा बताओ मेरे को।
वेरेवर दे गो, तो दे है तो दे के अकॉर्डिंगली लगेगा, तो अडेप्ट के साथ लग जाएगा देमसेल्व्स। ठीक है। तो उसके बाद में महात्मा गांधी taught us that one should respect the religions of others as much as his own। तो हिज अगेन देखो, वन की बात हो रही है, अभी वन कोई भी हो सकता है, दैट कैन बी मेल फीमेल। तो हमने पढ़ा था कि वन जब आएगा तो जो हमारा प्रोनाउन यूज होगा वो वन के अकॉर्डिंगली ही यूज होगा। ठीक है, तो हिज गलत हो जाएगा यहाँ पे, हिज की जगह आ जाएगा यहाँ पे वंस। तो वन का जो पोजेसिव केस है वो वंस हो जाएगा, ये इसका आंसर होगा। ठीक है। फिर है अ साइंटिस्ट मस्ट फॉलो हिज हंचेस एंड हिज डेटा वेर एवर इट मे लीड। ओके, देखो यहाँ पे तो ये तो बहुत इजी है। तो क्या कह रहे हैं, अ साइंटिस्ट मस्ट फॉलो हिज हंचेस एंड डेटा, प्लूरल हो गया। ठीक है, ये प्लूरल है, बट यहाँ पे सब्जेक्ट क्या यूज हुआ है, इट। इट यहाँ पे इसी की बात कर रहा था, बट यहाँ पे इट क्यों यूज हुआ, जब प्लूरल चीज हुई है तो इट तो हम सिंगुलर के लिए यूज करते हैं, तो यहाँ पे दे आ जाएगा। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना। देन फिफ्थ है ही यू एंड आई शैल मैनेज दिस प्रॉब्लम टुगेदर। तो ही यू एंड आई, भाई देखो ये जब भी ऐसे सब्जेक्ट आए ना, जब भी तुम्हें दिख जाए कि ये ऐसे दो तीन सब्जेक्ट एक साथ है, तो समझ जाना कुछ पंगा हो रहा होगा इसमें। तो देखो ही जो है वो थर्ड पर्सन है, यू अच्छा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, यू जो है वो सेकंड पर्सन सिंगुलर है, और आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है। तो जब भी तीनों सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो रूल होता है 2 3 1। तो ये हो जाएगा क्या, यू ही एंड आई। ठीक है, तो ये इस तरीके से अरेंज होगा, यू ही एंड आई। बात आ रही समझ? ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है ड्यू टू मी बीइंग अ न्यू कमर आई वाज अनेबल टू गेट अ हाउस सुटेबल फॉर माय वाइफ एंड मी। ओके, देखो रूल याद रखना भाई, रूल क्या है इसमें, ड्यू टू मी बीइंग अ न्यू कमर। देखो ये बात ध्यान रखो, जब भी कभी भी बीइंग का यूज होगा, ठीक है, बीइंग कभी यूज हो जाए और उसके पहले कोई प्रोनाउन आना हो, ठीक है, कोई भी प्रोनाउन आना हो, तो वो प्रोनाउन हमेशा आएगा नॉमिनेटिव केस में। ओके, नॉमिनेटिव केस में आएगा। ठीक है, जब भी कोई प्रोनाउन बीइंग से पहले यूज हो रहा हो तो वो ऑब्जेक्टिव केस में नहीं आके सब्जेक्टिव केस में आएगा। सो ड्यू टू आई बीइंग अ न्यू कमर आई वाज अनेबल टू गेट अ हाउस सुटेबल फॉर माय वाइफ एंड मी, ये चलेगा। ठीक है। ओके, यहाँ पे बताओ भाई, बीइंग अ डेस्टिट्यूट आई एडमिटेड हिम टू एन ओल्ड पीपल्स होम। भाई बीइंग मैंने तुम्हें बताया अभी, जब भी बीइंग आएगा, ठीक है, बीइंग से पहले जो प्रोनाउन यूज होगा वो नॉमिनेटिव केस यूज होगा, नॉमिनेटिव केस प्रोनाउन यूज होगा बिफोर बीइंग। ठीक है, बीइंग से पहले हम नॉमिनेटिव केस ऑफ प्रोनाउन यूज कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर गलती तो क्या, एक ओमिशन होएगा, आई हो जाएगा यहाँ पे। आई बीइंग अ डेस्टिट्यूट आई एडमिटेड हिम टू एन ओल्ड पीपल्स होम, दैट वे। ठीक है। अच्छा ये बताओ, was it him who got injured in an accident this morning? Okay, was it he? ठीक है, क्योंकि इस सेंटेंस में जो हिम है वो हमें नॉमिनेटिव केस में चाहिए था, क्योंकि वो यहाँ पे सब्जेक्ट का काम करता है। ठीक है, और ध्यान रखना इट जो है ना, इट इट एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, इट हमेशा दूसरे सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन देता है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ इट इज मी, ये गलत हो जाएगा, इट इज आई। आप समझ रहे हो, क्योंकि इट यहाँ पे इस सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन दे रहा है, वो एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। तो मी हम ना यूज करके, क्योंकि वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, आप समझ रहे, तो हम कोई ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पे नॉमिनेटिव केस ऑफ प्रोनाउन यूज करेंगे, तो इट इज आई। ठीक है, तो वाज इट ही, हिम नहीं होगा। हालांकि देखो सुनने में तुम्हें हिम अच्छा लगेगा, बस ये बात ध्यान रखना, जब भी इट आ रहा है और इट के साथ कोई दूसरा प्रोनाउन यूज हो रहा है तो वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं होगा, वो नॉमिनेटिव केस में यूज होगा। ठीक है, देन मे आई नो हु यू वांट टू सी प्लीज। ओके, मे नो हु यू वांट टू सी प्लीज, देखो सुनने में बढ़िया लग रहा है, तुम्हें लग रहा होगा एक पल के लिए सही है ही। कह रहा है मे आई नो हु यू वांट टू सी प्लीज, तो यहाँ पे हु गलत है, हु की जगह यहाँ पे हुम आ जाएगा। अब रीजन समझो, मे आई नो हु यू वांट टू सी, तो देखो अगर मान लो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि भाई तुम किसको मिलना चाह रहे हो, तुमने बोला भाई आई वॉन्ट टू सी डैश, किसी को देखना चाह रहे हो, तो ये हुम जो है, यानी कि अगर यहाँ पे हु लगा है तो ये हु यहाँ पे इसको रेफर करना चाह रहा है।
है ना। अगर मैं पूछ रहा हूँ, मे आई नो हु यू वांट टू सी, ठीक है, तो मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूँ वो ऑब्जेक्ट पे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि तुम जो देखने आए हो वो किसे देखने आए हो। तो देखने वाले तो तुम हो, सब्जेक्ट तुम हो, और हु हमेशा सब्जेक्ट के लिए यूज होता है, बट सब्जेक्ट तो गिवन है। तो क्वेश्चन ये हो रहा है ऑब्जेक्ट पे, और ऑब्जेक्ट पे क्वेश्चन करने के लिए होम का यूज होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट की क्वेश्चनिंग के लिए होम का यूज होगा। मे आई नो होम यू वांट टू सी प्लीज। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक है। ओके, लास्ट, इफ आई वर हिम आई वुड हैव टॉट दोस चीट्स अ लेसन। ओके, याद रखना भाई, ये वाला जो केस होगा इफ आई वर करके जब भी होगा तो ये भी हमारा नॉमिनेटिव केस में होगा, तो ये इफ आई वर ही। अच्छा, ये वाला टॉपिक हम कब करेंगे? ये जो सेंटेंस है ये एक कंडीशनल नाम का एक टॉपिक है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। उस कंडीशनल के अंदर जब हम इमेजिनरी सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है, इमेजिनेशन वाले सेंटेंस बनाते हैं कि अगर मैं ऐसा होता, अगर वहां पे ये होता, ठीक है, तो उस टाइप के सेंटेंस में ये वाला फॉर्मेशन यूज होता है। इफ आई वर, अगर मैं बोलना है अगर मैं चिड़िया होता, इफ आई वर अ बर्ड, तो तुम सोच रहे होंगे, तुम्हारा एक दिमाग ये भी चल जाएगा कि आई के साथ वर आ गया, जबकि आई के साथ तो वॉज आता है ना। तुम्हें ये लगेगा, बट ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इमेजिनरी में यहाँ पे एक स्पेशल रूल है जहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ वर ही आएगा। ठीक है, और अगर उसके बाद कोई प्रोनाउन यूज हो रही है देन इट विल बी नॉमिनेटिव केस। ठीक है, तो ये टॉपिक जब हम कंडीशनल सेंटेंस करेंगे तब हम इसको डिस्कस करेंगे। बस अभी के लिए ध्यान रखना, अगर ये वाला कभी फॉर्मेशन आए, फाइव वर करके कोई आए और बात इमेजिनेशन की चल रही हो, तो समझ जाना वर सही होगा। चांसेस है कि प्रोनाउन में भी कुछ दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर द टॉपिक एंड दैट्स इट फॉर द क्वेश्चंस। आई होप सो टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एंड अगर किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी टॉपिक के अंदर आपको कोई भी डाउट है, आप लोग उसे कमेंट में ड्रॉप कर सकते हैं। फॉर फर्दर इंक्वायरी यू कैन कनेक्ट अस ऑन टेलीग्राम, you can follow us on Instagram, and you can subscribe to this channel to make your preparation far better for your future. And all the best for your exams, guys. I hope so तुम सब लोग बढ़िया करो। एंड until then goodbye, have a nice day, एंड मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, ठीक है, विद अ न्यू टॉपिक। बाय बाय।